नमस्कार स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे मुग़ल स्थापत्य कला की। और इस स्थापत्य कला के क्षेत्र में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी बाबर, हुमायूं और अकबर के समय बनी हुई भव्य इमारतों की खूबियों की। आज हम चर्चा करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के समय की इमारतों की। यदि हम जहांगीर के काल की बात करें तो जहांगीर की अधिक अभिरुचि चित्रकला में थी और वो चित्रकला में स्वयं भी दक्ष था। अतः वह स्थापत्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सका, परंतु उसकी जो बेगम थी स्थापत्य में विशेष रुचि रखती थी और उसके द्वारा उसके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में यमुना के किनारे बनाया गया। स्थापत्य की दृष्टि से इस मकबरे का बहुत महत्व है। अपनी विशिष्ट योजना, अलंकरण और प्रस्तुति में अकबर से शाहजहां के काल तक विकसित वास्तुकला की मध्य कड़ी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसकी दीवारों, छतों और फर्श पर आश्चर्यजनक रूप का रंग बिरंगा जड़ाऊ सुंदर काम इसके सौंदर्य में विस्तार करता है। इस इमारत में रंगीन पत्थर की जड़ाई की जो तकनीक है, जिसे पित्रा शैली भी कहा जाता है, इस पित्रा शैली का प्रयोग इस इमारत में किया गया है। जहांगीर के समय में निर्मित अधिकांश मकबरों में गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है। इस इमारत में भी गुंबद का अभाव है, पर इस मकबरे में गुंबद का स्थान दूसरी मंजिल के वर्गाकार कक्ष ने ले लिया है। जहांगीर के काल की दूसरी इमारत उसकी स्वयं का मकबरा है और यह मकबरा लाहौर के समीप शाहदरा में निर्मित है, परंतु उसका निर्माण भी उसके उपरांत उसकी बेगम नूरजहां ने करवाया था। इसका नक्शा स्वयं जहांगीर ने बनाया था और इसका भीतरी भाग संगमरमर की पच्चीकारी से सुशोभित है। चिकने और रंगीन खपरेल इसकी सुंदरता तो अधिक बढ़ा देते हैं। जहांगीर के समय की एक इमारत सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसका नक्शा अकबर ने तैयार किया था, किंतु इसका निर्माण जहांगीर की देखरेख में हुआ। इस इमारत में अकबर और उसके विलासप्रिय पुत्र की अभिरुचि का अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर की ठोस और विशाल इमारतों की तुलना में यह इमारत आडंबरपूर्ण या नाजुक शैली में बनी है। इस इमारत पर भी गुंबद नहीं है। इसकी जो बनावट है वो बौद्ध विहार जैसी है। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, अतः उसने बाग और उद्यान लगाने में अधिक रुचि प्रदर्शित की थी। उसके द्वारा कश्मीर में डल झील के समीप रमणीय शालीमार बाग लगवाया गया। वहीं अजमेर में आना सागर के सौंदर्य को बढ़ाने हेतु उसने वहां सफ़ेद संगमरमर की एक बारादरी भी बनवाई थी। अब हम बात करें शाहजहां के काल की। देखिए, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है और लगभग सभी मुग़ल बादशाह स्थापत्य में रुचि रखते थे, किंतु वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का जो स्थान है वो सर्वोच्च है। उसके शासनकाल में यह कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अतः शाहजहां का काल स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण युग जो है वो कहा जा सकता है। उसके द्वारा निर्मित प्रासाद, दुर्ग, मस्जिद व स्मारक उसके स्थापत्य कला के प्रेम के ज्वलंत प्रमाण हैं। शाहजहां ने अपनी वास्तुकला का जो प्रेम है आगरा, दिल्ली, कंधार, लाहौर, अजमेर, अहमदाबाद आदि स्थानों पर विभिन्न इमारतें बनवाकर प्रदर्शित किया था। शाहजहां स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की भांति अधिक सहिष्णु नहीं था। उसने अकबरकालीन वास्तुकला में परिवर्तन कर उसे फारसी वास्तुकला का जामा पहनाने का प्रयास किया था। शाहजहां के पूर्वजों ने लाल पत्थर से भवन बनाकर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान की थी,
परंतु उसने श्वेत संगमरमर को लाल पत्थर का स्थान देकर वास्तुकला को कोमलता और सुंदरता प्रदान की। उसने आगरे के किले में अकबर और जहांगीर के समय बनी अनेक इमारतें गिराकर उनके स्थान पर नवीन भवन बनाए और उन्हें श्वेत संगमरमर से अलंकृत भी किया था। आगरे के किले में उसने दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मच्छी भवन, मुसमन बुर्ज, मोती मस्जिद आदि इमारतें बनवाई थी। दिल्ली का जो लाल किला है ये भी उसके द्वारा बनाया गया। यह किला लाल पत्थर से बनाया गया है, इसलिए आधुनिक युग में इसको लाल किला कहा जाता है। इसकी जो योजना है वो चतुर्भुजाकार है। ये चारों ओर परकोटों से घिरा है जिसमें 3 दरवाजे हैं। स्थापत्य की दृष्टि से मुख्य द्वार दर्शनीय है। शाहजहां ने इस किले के अंदर शाही आवास और उसके उपयोग के लिए अनेक इमारतों का निर्माण कराया था। एक ही व्यक्ति द्वारा बनवाए जाने के कारण उसकी जो इमारतें हैं अधिक योजनाबद्ध हैं, लेकिन आकार में एक जैसी हैं। इस किले की जो मुख्य इमारतें हैं उनमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती महल है, हीरा महल है, रंग महल है, ये मुख्य हैं। इन इमारतों में कक्ष में स्तंभों, मेहराब, दीवारों पर रंगीन सुनहरा जड़ाऊ काम किया हुआ है। इन कक्षों के जो फर्श हैं वो संगमरमर के बनाए गए हैं। रंग महल की सुंदरता के संबंध में उसकी एक दीवार पर लिखा गया है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ है। अब यदि हम बात करें शाहजहां के द्वारा बनाए गए भव्य इमारत ताजमहल की, तो देखिए स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां की ये सर्वोत्तम उपलब्धि थी। उसके द्वारा बनाया गया ताजमहल जो है अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका दूसरा नाम मुमताज़ था, उसकी याद में बनाया गया। यह मकबरा आगरे में यमुना के किनारे स्थित है। इसके निर्माण में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। मूल जो मकबरा है वह 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसकी चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं तथा मकबरे की जो ऊंचाई है लगभग 187 फीट है। स्थापत्य की दृष्टि से इस मकबरे का सबसे आकर्षक जो इसका भाग है वो विशाल बल्बाकार गुंबद है, जो आकाश में सुडौल आकार के सफ़ेद बादल के टुकड़े की तरह झूलता हुआ प्रतीत होता है। मकबरे के आगे सुंदर बाग लगाया गया है। ताजमहल श्वेत संगमरमर की एक संतुलित इमारत होने के अतिरिक्त ताजमहल के पत्थर पर की गई रंग बिरंगी जो सूक्ष्म खुदाई है और जड़ाई है, उस कार्य के लिए भी यह प्रसिद्ध है। पूर्णिमा की चांदनी में और गोधूली के समय इसकी जो छटा है वो बहुत निराली होती है, इसलिए कला प्रशंसकों ने इसे कविताओं में आकाश से टपका हुआ मोती भी कहा है। साथ ही इसकी अनेक भव्य चीज़ों से तुलना की गई है। मुगल स्थापत्य के क्षेत्र में यदि हम औरंगजेब के समय की बात करें तो शाहजहां के बाद औरंगजेब को न तो इमारत बनाने में रुचि थी और न ही चित्रकला में। वह कट्टर मुसलमान था। उसने बहुत थोड़ी सी इमारतें बनवाई जिनमें मुग़ल कला का ह्रास जो है परिलक्षित होता है। औरंगजेब ने ताजमहल के आधार पर औरंगाबाद में अपनी बेगम
रबिया उल दौरानी का जो मकबरा है उसको बनवाया, जो आकार में छोटा और कला की दृष्टि से कोई विशेष नहीं है। उसने दिल्ली के किले में भी एक मस्जिद अपने प्रयोग के लिए बनवाई थी। वहीं लाहौर की बादशाही मस्जिद जो है वो भी उसके द्वारा बनवाई गई। किंतु ये मस्जिदें विशाल होते हुए भी स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि की नहीं है। अतः औरंगजेब के काल में मुग़ल जो स्थापत्य कला थी वो पतन की ओर अग्रसर हुई। अब बात आती है कि मुग़ल स्थापत्य कला के मूल्यांकन की। देखिए, मुग़ल कला तत्कालीन सम्राटों के व्यक्तित्व तथा रुचियों से बहुत प्रभावित हुई थी। स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में जो प्रभाव बहुत स्पष्ट है, जैसे अकबर के समय की इमारतों में उसकी समन्वयवादी जो नीति है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से उसकी इमारतों के निर्माण में मुस्लिम और भारतीय दोनों वर्गों के वास्तुकारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय शिल्पियों और संगतरासों ने बड़ी उन्मुक्तता से कार्य इन इमारतों में उसके समय किया था। उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, इसलिए तत्कालीन इमारतों में ईरानी तकनीक के स्थान पर भारतीय तकनीक का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इमारतों में ईरानी स्थापत्य के अंगों, गुंबद, मेहराब, अष्टकोणीय कक्ष के स्थान पर सहतीर, तोरण, ब्रैकेट, मकरमुखी स्तंभ, छज्जे जैसी भारतीय वास्तु अंगों का भी प्रभुत्व हमें उसके द्वारा निर्मित इमारतों में देखने को मिलता है। अकबर के विपरीत उसका पुत्र जो जहांगीर था, उसने स्थापत्य के स्थान पर चित्रकला में अधिक रुचि दर्शाई। इसीलिए उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ, परंतु जो भी इमारतें इस युग में बनी वे शुद्ध ईरानी शैली के हैं। उन पर चित्रकला का प्रभाव अधिक है। शाहजहाँ के काल में लाल पत्थर की जगह श्वेत संगमरमर के भवनों का निर्माण हुआ और दिल्ली में इमारतें अपनी रमणीयता, भव्यता, अलंकरण प्रदर्शित करने के साथ साथ अपने निर्माता शाहजहाँ के गौरव एवं ऐश्वर्य को भी प्रदर्शित करती है। उसने स्थापत्य कला की मौलिकता की जगह कोमलता और सुंदरता के आवरण पर अधिक बल दिया था। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का विकास अवरुद्ध हो गया, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में सादगी देखना चाहता था।